सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो लास्ट क्लास की सारी चीज़ें याद है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो अभी सीडीएस के पेपर हुए थे। सीडीएस के पेपर में 10 क्वेश्चंस पूछा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए हैं कि कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। क्वेश्चन आया था एंड में। एंड हमारा क्या है? AND एंड कंजंक्शन है, लेकिन अब कंजंक्शन तो है, नो डाउट कंजंक्शन है ये, लेकिन क्वेश्चन ये आए थे एंड कौन कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन तीनों थे कि कोऑर्डिनेटिंग है, कि सबऑर्डिनेटिंग है, कि कोरिलेटिंग है, या नॉन ऑफ दिस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ वर्ड मैंने लिखवाए थे। क्या क्या था? दो होते हैं उसमें, दो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वर्ब जो होती है सेकंड सब्जेक्ट से देखते हैं। नहीं, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ एग्जांपल लिखवाए थे कि निम्नलिखित कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चलिए। हाँ, एज वेल एज, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर से सीडीएस हो या हो सकता है इस बार एनडीए में भी पैटर्न ऐसे आ जाए कि 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताइए। 50 का ठीक है। सीडीएस में 120 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के। तो 120 में 10 क्वेश्चन केवल यही पूछा था, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन कौन है, कन्वेंशन क्या है, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, कॉमन एरर 10, और सेंटेंस कंप्लीशन आया था, अरेंजमेंट। इस बार अरेंजमेंट कुछ एकदम इजी आया था, ऐसा नहीं कि जैसे 4 दे दिया S1 S6 EQRS, ऐसे नहीं आया। कंप्लीशन करना था, एक सेंटेंस दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, और ये पूछ रहा था कि जो फर्स्ट सेंटेंस पूछ रहा है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, चारों से। आराम से देख लेना। तो फ्लो ऑफ सेंटेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग जो होता है कनेक्ट करेगा। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से क्वेश्चन पैटर्न इजी आ रहे थे, बहुत इजी है, लेकिन अब इजी हो या डिफिकल्ट, नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब एंड के बारे में पता नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हो सकता है कंजंक्शन के नाम पे आप सबऑर्डिनेटिंग पे टिक मार के चले आए, तो माइनस तो जाएंगे। दिस इज द थिंग। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो एक बात फिर से, हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे, क्योंकि कंजंक्शन हमारा किसका काम करता है भाई? जोड़ने का। इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं, किसको? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमने बताया था 4 चीजों को जोड़ता है। किसको किसको? वर्ड को वर्ड से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, और फ्रेज को फ्रेज। अच्छा, आमतौर पे ऐसे स्कूल में पढ़ाई हो जाती है, स्कूल में या कहीं भी एक पढ़ाई हो जाता है कि कंजंक्शन किसका काम करता है? जोड़ने का। और हम लोग भी कोई पूछ देता है अगल बगल या कहीं भी, भाई कंजंक्शन किसे करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बोल लेते हैं, हाँ जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। लेकिन नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए। पता चला कंजंक्शन 4 चीज़ों को जोड़ता है। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अब बताइए। सेंटेंस को सेंटेंस से, हाँ, फ्रेज को फ्रेजेस से, और वर्ड्स को वर्ड्स से, और क्लॉज को क्लॉज से। अच्छा, हमने फर्स्ट क्लास में जब आए थे तो अच्छा से क्लियर किया था कि क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं। तो हम जो लोग नहीं आए होंगे वो अपना जो बोलेगा उसको सुन के समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए। नहीं आया था, नहीं आए थे? आप बताइए क्लॉज किसे कहते हैं? सर, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ के जो बनता है, और मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अच्छा, केवल इतना बताइए कि सब्जेक्ट में क्लॉज, सॉरी सब्जेक्ट जो होता है वो क्लॉज में होता है या फ्रेज में? सब्जेक्ट सर क्लॉज में होता है। क्लॉज में होता है। बस यही बोलना है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो कम से कम, उसे क्या कहेंगे? क्लॉज। अब फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो नया मीनिंग निकलता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेज।
अच्छा, सेंटेंस और क्लॉज में भी डिफरेंस बताया था कि क्लॉज कभी कभी इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है, लेकिन सेंटेंस Complete कंप्लीट मीनिंग देगा। और हमने उसके बाद जब टॉपिक शुरू किए थे तब हम लोगों ने क्या पढ़े थे? ट्रिक्स। हर एक वर्ड का वेरीफाई किया था कि स्टिल का यूज कहाँ करते हैं Yes. और नेवरदलेस का यूज कहाँ करते हैं, येट का यूज कहाँ येट का यूज कहाँ करते हैं और बट का यूज करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि येट का यूज कहाँ करते हैं? नहीं थे? नेगेटिव आप बताइए, आप नहीं थे? नेगेटिव बोल रहा हूँ। अच्छा, निगेटिव में बस जितना इतना पता है तो पता है। येट का यूज कहाँ करेंगे? नेगेटिव की जगह पे। निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। सेंटेंस। अच्छा, सेंस और सेंटेंस में मैंने डिफरेंस बता दिया था। एक निगेटिव सेंस होता है यस और एक निगेटिव सेंटेंस Sentence होता है। तो बाकी आप समझते ही हैं कि द ट्रेन डिड नॉट कम टाइमली, ये निगेटिव सेंटेंस है। यस सर। और इसको सेंस में करें तो द ट्रेन डिड नॉट कम टाइमली, इसको अगर सेंस निगेटिव करना हो तो क्या बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं कि द ट्रेन वाज लेट। लेट कह दिए तो समझ में आ गया भाई निगेटिव सेंस में बात हो रही है, काम खत्म। यस तो यही है, थोड़ा थोड़ा अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएगा, जैसे आपका ट्रिक है, कंसेप्ट है, सब लागू हो रहा है के बावजूद कहीं ना कहीं उसमें इनर मतलब इंटरनल एरर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मीनिंग के ऊपर। अब आपको चेक करना पड़ेगा मीनिंग वाइज भी एरर आते हैं। एकदम बिल्कुल स्मूथ लगेगा, अच्छा लगेगा सेंटेंस, आप ग्रामर भी अप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि नहीं जो येट का स्टिल का ट्रिक है वो सब काम कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं मतलब एरर क्यों हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने उस दिन एक्सप्लेन किया था, नेवरदलेस। यस सर। नेवरदलेस मान लो कि हम ऐसे बोल दिए कि नेवरदलेस ही डिड नॉट कम, तो सेंटेंस सही है या गलत? It did not come. Never में तो positive नेवरदलेस हो तो जाता आ गया, और वहाँ से सेंटेंस जो लेगा वो कौन सेंटेंस लेगा? असर्टिव यानी पॉजिटिव है। सेंटेंस। पॉजिटिव वाले से। But did not होगी तो नहीं। लेकिन डिड नॉट आ गया, एरर तो होगा। करेक्ट कैसे करेंगे इसको? नेवरदलेस की जगह। इसकी जगह चेंज। इसमें सेंटेंस में गलती है। हाँ, सेंटेंस में पूरा सेंटेंस आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या करें? नेवरदलेस ही डिड नॉट कम को इम्प्रूव करना है। अब देखो इसमें मीनिंग पे सवाल आ रहा है। नेवरदलेस ही डिड नॉट कम। अब देखो इसी तरह से बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई या कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि इम्प्रूव इट। और इम्प्रूव हम कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे हेल्प के लिए आजकल कंपटीशन में ऑप्शन भी तो चल रहा है, क्या ऑप्शन देता है कि नहीं देता? लेकिन हेल्प भी हमारे लिए क्या पड़ जाते हैं? कम पड़ जाता कम पड़ जाते हैं। बिकॉज पता ही नहीं होता। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे विद्वान आदमी। ये क्यों? तो नेवरदलेस ही डिड नॉट कम, अब जो भी ऑप्शन हो, लेकिन हम लोग अपने तरफ से इसको करेक्ट करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, नेवरदलेस हटा दें? नहीं हटाएंगे। Did not. डिड नॉट हटाएंगे तो इसको असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना? तो असर्टिव क्यों बनाएंगे? कंजक्शन चेंज करा। हाँ, असर्टिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? कुछ आप अपने तरफ, यही है मीनिंग। नेवरदलेस ही सर ये या वर्ड लगा दो ना नेवरदलेस के लिए। सिंपल बात है। वो फिर तो तभी लगेगा ना जब वो जोड़ रहा होगा। आप जोड़ रहा होगा, जोड़ ही नहीं रहा कुछ। आप एक बात बताइए, नेवरदलेस कैसा वर्ड? जोड़ने वाला है मतलब पॉजिटिव। अगर हम इस वर्ड की बात करें, मान लो कि एग्जाम में आज वर्ड ही पूछ दिया कि नेवरदलेस इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि निगेटिव है, कैसा वर्ड है? नेवरदलेस सीधा निगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव सेंस दे रहा है ना। सेंस वर्ड पूछ रहे हैं ना, अच्छा। वर्ड क्या है? निगेटिव है ना, तो इसके साथ डिड नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉट की जरूरत नहीं है। डिड लगेगा। केवल आपको क्या करना है, डिड नॉट को क्या करना है? हटाना है। नेवरदलेस ही
हो गया सर। एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड का यूज तो नहीं कर सकते। यस सर। लास्ट क्लास में अब आदमी मतलब घोर संकट में पड़ जाता है जब हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, जानकारी होते हुए भी टाइम वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है। अच्छा, दो चार वर्ड बताइए जो निगेटिव वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो नेवरदिलेस हो, बट तो अपोजिट सेंस के लिए यूज किया जाता है। बट हाँ, नीदर तो निगेटिव नेवर है, लेकिन ऐसा चीज जिसमें एन नाम का चीज भी नहीं होता फिर भी वो क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड हो जाते हैं। जैसे सर एक एग्जांपल आप दो फिर। एग्जाम्पल ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी बताएंगे। सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन है अनलेस है कि नहीं, अनटिल। इसमें नॉट आपको दिखा कहीं, लेकिन है इसमें नॉट का मीनिंग है। तो अनलेस अनटिल निगेटिव वर्ड है। अब इस सेंटेंस को आप जैसे पढ़ेंगे आप आगे देख लेंगे कि नॉट आया है उसी सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से नेवरदिलेस भी निगेटिव है, ये नॉट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर स्टिल भी नेगेटिव है? स्टिल नहीं, स्टिल तो पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, और अफर्मेटिव के लिए यूज किया था, उसमें नॉट नहीं है। तो वो जो लिखवाया था आपने स्टिल इक्वल टू नेवरदिलेस, वो कहाँ पे है मतलब? वो यूज कर सकते हैं सेंटेंस, लेकिन ये निगेटिव है क्योंकि नेवर के चलते निगेटिव। हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टिल ही डिड नॉट कम, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते नेवरदिलेस ही डिड नॉट कम। ठीक है, नेवरदिलेस ही केम। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे देंगे हेडिंग में, थर्ड नंबर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अच्छा, हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छी तरह से जान गए कि क्या काम करता है। वो वही पुराना जो हमारा नियम था, वर्ड को वर्ड से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोरिलेटिंग। तो कोरिलेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ता था? दो कंजंक्शन होते हैं उसमें, मतलब जोड़ता था। हाँ, डबल मतलब पेयर में कंजंक्शन आते हैं। पेयर में, यस सर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन का अपना अपना पैटर्न भी होता है। ये कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो मैंने दिया था, ये भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं सीरियस में परसों के एग्जाम में। तो कोरिलेटिंग कंजंक्शन का आप बताइए, 2 एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बस आइदर और नॉट ओनली लेस्ट और शुड। लेस्ट और शुड। अच्छा, एक तो ये पेयर में यूज किए जाते हैं। दूसरी बात कि कहाँ यूज किए जाए सेंटेंस में, ये भी एक क्या था, क्रिटिकल सिचुएशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखने में बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, थोड़ा सा भी एरर है। लेकिन हम जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था ना कि ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ स्कूल बट ऑल्सो अ हॉस्पिटल। तो मैंने अभी तो सही बोला, लेकिन दैट टाइम जो मैंने लिखवाया था वो क्या था, गलत था। हमने बोला था ही इज नॉट ओनली गोइंग टू ओपन ए स्कूल बट ऑल्सो अ हॉस्पिटल। तो हमने इसका क्या कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, कैसे पता करेंगे एग्जाम में, बैलेंस चेक करेंगे, बैक साइड से चेक करेंगे। और इधर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो लेस्ट के साथ तो आपको पता है शुड आता है। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। वेदर के साथ क्या आता है, और सच के साथ क्या आएंगे, हाँ सच के साथ दैट भी आ सकता है और सच के साथ एज भी आ सकता है।
such as और such that अब इसमें डिफरेंस कैसे पता करें? सच नहीं, वो वर्ब वाला रूल नहीं है। सच एज और सच दैट कभी कभी कंफ्यूज करता है कि हम कहाँ पे सच के साथ एज लगाएं और कहाँ पे सच के साथ दैट लगाएं। अब पेपर में सच दिख रहा है तो हो सकता है दैट लगा के दिया हो जहाँ एज लगना चाहिए, या जहाँ एज लगना चाहिए वहाँ क्या लगा? अगर एज की जगह दैट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो सही करने का मात्र एक ही तरीका है, आपको पता भी है, थोड़ा बहुत तो हिंदी आती ही होगी, सेंस आता है ना। तो दैट का मीनिंग, बेसिक मीनिंग हिंदी में क्या होता है? नरेशन के सेंस में की। और एज का मीनिंग क्या होता है? जो, यानी कि ज से साउंड आए मीनिंग के अकॉर्डिंग तो आप एज लगा दें, और क से साउंड आए तो क्या लगा दें? हम बोले कि एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ही इज नॉट सच ए पोएट दैट यू थिंक टू बी। सही है गलत? ही इज नॉट सच ए पोएट दैट यू थिंक टू बी। तो दैट गलत है। हम कहना ये चाहते हैं वो ऐसा पोएट नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो जो साउंड आए इसके लिए किसका यूज करेंगे? एज का। तो हम बोलेंगे ही इज नॉट सच ए पोएट एज यू थिंक टू बी, या एज यू थिंक हिम टू बी, कुछ भी बोले। अगर हम बोलें कि लता sang in that way as it surprised everyone, सही गलत? लता sang in such a way that it surprised everyone. that सही है, that सही है। as that सही लग रहा है ना? as गलत हो जाता अगर as आता तो? लता ने इस तरह से गाना गाया कि सबको क्या किया? अट्रैक्ट किया, सरप्राइज किया, की का सेंस आया। तो ये थोड़ा सा बेसिक अब ये है कि पढ़ाने के बावजूद भी क्या करना पड़ता है भाई? प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस होने से ये होता है कि चीज़ें जो हमारी पढ़े रहते हैं वो रिपीट भी होता है, और नए नए चीज़ों को हम क्या करते हैं, हाँ, हमको देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबमिटिंग कंजंक्शन लिखते हैं हम लोग। अब ये कंजंक्शन का काम भी जोड़ना है, लेकिन किसको किसको जोड़ेगा? तो ध्यान दें कि ये क्लॉज को जोड़ेगा, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक बात बताइए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो में एक दो वर्ड आप बता सकते हैं, क्या क्या वर्ड है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको नाम देंगे? कोई वर्ड? अब जो कंजंक्शन नहीं बचा हो, जो हो गए होंगे वो तो नहीं आएगा, जो बचा है सब इसमें आएगा। एज वेल एज, नहीं एज वेल एज तो ना, बिकॉज हाँ, सो दैट आएगा। ऑल्सो तो इसमें नहीं लेंगे, ऑल्सो वो है एडवर्ब है। इफ हाँ, if, as if, Since, because, since, so, for, from, after, for from, तो ये for from preposition है, वो इसमें काउंट नहीं करेगा। लिखेंगे the conjunction that joins the main clause, the conjunction that joins the main clause with subordinate clause, the conjunction that joins the main clause with subordinate clause is called subordinating conjunction. चलिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लॉज जैसा चीज आ चुका है। हाँ, जो पेयर वाले होते हैं तो वो सारे उसी में आएंगे। हाँ, पेयर वाला सब
किसमें आएंगे? कोरिलेटिंग, जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे हमने, उसमें आएंगे। और लास्ट क्लास में जो बताया था मैंने, आप मतलब बी श्योर रहिए कि उससे क्वेश्चन MBA हो या CDS, चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, क्वेश्चन बिना आए शांति नहीं आएंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बस हम रियलाइज करते हैं, पकड़ लेते हैं तो सक्सेसफुल, नहीं तो का तो लास्ट में चलता है। चलिए, द कंजंक्शन दैट जॉइंस द मेन क्लॉज विद सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड। अब दो चीजों को आपको जानना है, एक तो आ गया क्या? मेन क्लॉज। एक क्या है? केवल कंजंक्शन, केवल इतना जानने से काम नहीं चलता कि भाई कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्टिंग करता है। इतना बोल के आप छुटकारा पा लेना चाहते हैं किसी से, है ना? कोई भी आपसे आया, उसका मन ही किया, पूछ दिया कि अच्छा किसी तैयारी करते हैं, तो आप बोलेंगे ना वेंडी की तैयारी करते हैं, CBS की करते हैं, या SSC जो भी हो। तो कभी कभी बात तो बोल नहीं देता है। कंजंक्शन का काम क्या है? तो हम लोग भी अपना क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज है भाई, उतना कौन एलेबोरेट करे? कोई कर पाएगा? कितने बोलते हैं कंजंक्शन कनेक्टर का काम है, जोड़ता है सेंटेंस को, यही है ना। लेकिन इतना बोल के हम लोग अपने यूजुअल और डेली लाइफ में काम चला लेते हैं, वो भी आपसे ज़्यादा पूछता नहीं करता। लेकिन अब क्या आ गया? कंपटीशन आ गया। अब कंपटीशन में आप जितना बोले उतना सफिशिएंट था पेपर के लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ देख लेंगे, जो कंजंक्शन किसको जोड़े भाई? मेन क्लॉज को, मेन क्लॉज को किससे जोड़े? सबऑर्डिनेट क्लॉज से, तब उसे क्या कहें? सबऑर्डिनेट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? वो हम बताएंगे, पहले एग्जाम्पल कुछ लिखवा देंगे। If you come tomorrow, I will give you something. If you come tomorrow, I will give you something. Second लिखेंगे, come when you are free. Come when you are free. अच्छा, अभी 2 दिन पहले CBS का पेपर आया था, तो यही पूछ रहा था, ऐसे ही लाइन कर दिया था, पूछ रहा था कि सेंटेंस में बताइए कि वेन क्या है। ये क्वेश्चन वेन अगर पूछ दे कि 4 ऑप्शन ऐसे ही दे देता है कि कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो ऐसे पूछ दे तो हमको तो पता चल जाएगा कि वेन क्या है। वेन क्या है? कंजंक्शन है भाई, जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजंक्शन तो है। अब ये पूछ ले कि कौन कंजंक्शन? अभी तो पता चल गया। परसों आया था, उस समय अगर नहीं होता नॉलेज या कुछ भी, एंड ही आया था तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी ना। भूल गया था कि एंड सबको पता है कि कंजंक्शन है, लेकिन ऑप्शन 3 थे, सबऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेटिव है, कोरिलेटिव है कि नन है। तो अच्छा, तो हमारा ये जो फर्स्ट सेंटेंस में कौन वर्ड कंजंक्शन दिख रहा है आपको? इफ और कंजंक्शन है। कौन कंजंक्शन है भाई? सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोई दिक्कत? अब हम कैसे पता करें कि सर एक बात बताइए, आपने तो लिखवाया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन क्लॉज को किससे जोड़ता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो जोड़ा, इसमें मेन क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्वेश्चन तो ये है। आप जैसे बड़े एग्जाम देते हैं, जैसे TVT क्या करते हैं, सीटेट, ठीक है? तो ये सब में भी क्वेश्चन अजीब अजीब कभी कभी एरर पूछ देता है, कभी कभी पूरा सेंटेंस वेरिफिकेशन करता है
कि ये जो सेंटेंस दिया गया ये मेन क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन क्लॉज है बताइए। तो ध्यान दें, सब चीज़ हमारा किस में कंजंक्शन में है। सेंटेंस के बारे में अगर अच्छा से जानना हो तो कंजंक्शन एक अच्छा क्या है प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद सेंटेंस पैटर्न आता है, क्या कहते हैं सेंटेंस पैटर्न। इसमें ये सिखाता है कि सेंटेंस के कितने बेसिक टाइप होते हैं। वैसे तो हम लोग ऐसे बात करें सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं सर असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होते हैं, ये सब सेंटेंस बता देते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेंटेंस पैटर्न बताता है। सेंटेंस सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे न्यूज़पेपर एडिटिंग या द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये सब में सब नॉलेज को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे हम बोल रहे हैं कि इफ यू कम टुमारो, यदि आप कल आओ या कल आप आएंगे, जो भी यदि आप कल आएंगे तो मैं आपको दूंगा। चलिए एक सेंटेंस हुआ। अब एक बात बताइए कि कौन सेंटेंस किस सेंटेंस पे डिपेंड है। हम ये पहला दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है ना। अगर हम इतना बोल दें, इतना सेंटेंस बोले इफ यू कम टुमारो, हम कुछ नहीं बोले, बोल के फिर से निकल गए। तुम भी पीछे पीछे आओ बेटा, क्या कल आएंगे तो क्या नहीं ना, भाई आपको कुछ बताएंगे तो रिप्लाई में। तो जो सेंटेंस खुद कंप्लीट मीनिंग ना दे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को क्लॉज भी करते हैं। कौन क्लॉज हो गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अच्छा फर्स्ट डे हमने बताया था कि क्लॉज किसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। एक बात बताइए, इसमें तो सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें भी है, वर्ब इसमें भी है। तो क्लॉज मैंने बेसिक बताया था, हमने ये भी बताया था कि क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी नहीं देता। तो ये जो सेंटेंस दिख रहा ये भी क्लॉज ही कहेंगे आप, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड है, दूसरे क्लॉज। यदि आप कल आएंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, तब जाके सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। अच्छा इतना आप नहीं भी बोले, छोड़ दीजिए, हम नहीं बोला, हम केवल इतना बोले आई गिव यू समथिंग, ये दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है कुछ, ये अपने आप में क्या है फ्री है, बोलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे अभी सीबीएस में भी आ सकता है, एनडीए में भी आ सकता है, बताइए कि इस सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो ये फ्री क्लॉज कही, इंडिपेंडेंट क्लॉज कही या तो ये रहा आपके कौन मेन क्लॉज, और ये हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप अंडरलाइन कर लीजिए, कम हो गया इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज। तब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे सवाल। अब अभी पढ़ाई करें तो आपको इतना तो नॉलेज हुआ कि भाई मेन क्लॉज किसे करते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे करते हैं। सर जो फिर जो क्लॉज मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता फिर वो सबऑर्डिनेट हो गया। हाँ सबऑर्डिनेट हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी कि कोई सेंटेंस बोलेंगे तब वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किस पर डिपेंड है, मेन क्लॉज, लेकिन मेन क्लॉज इस पर डिपेंड नहीं। सेकंड सेंटेंस कम व्हेन यू आर फ्री। अब बताइए कि इस सेंटेंस में क्या मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आए हैं कि नहीं आए। मीन और कम है जो सबऑर्डिनेट। कौन नहीं वर्ब भी उसमें तो वही नहीं है, क्लॉज ही नहीं होता फिर। सिर्फ पूरा ही मेन क्लॉज हो ना, कम पूरा यहाँ से लेकर आने वाला मेन क्लॉज है। या यू आर फ्री हो सकता है। अच्छा एक मिनट, हम बोले पहले वेरीफाई कर लेते हैं। एक बात हम बोले कि कम बोलने के बाद क्या बताइए कि ये किसी पर डिपेंड है या नहीं। सीधा बोल सकते हैं कम। आओ, लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें कि व्हेन यू आर फ्री, फिर हम चले जाए। जब आप फ्री हैं तब आप कुछ बोले ही नहीं, ऐसा लगे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे, फिर तो दिक्कत है ना। तब मीनिंग के लिए पूछेगा ना कि जब हम फ्री हैं तो क्या आए ना आए कुछ भी बताएं। ठीक है, तो ध्यान दें कि व्हेन
यहाँ से when से लेकर के कहाँ तक, फ्री तक। Subordinate. ये जो क्लॉज है इसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब आप फ्री हैं तो कितना बोलेंगे तो कंप्लीट होगा, यानी कि ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और केवल कम क्या है, मेन क्लॉज। पहले आप नोट कर लीजिए फिर बताइए। सर जिसकी मेन क्लॉज सब्जेक्ट बोल दिए, बट उसमें सर सब्जेक्ट हाँ, यही हम पूछना चाहते थे, किसी के ओर से आवाज तो आए। सब्जेक्ट हमने क्लॉज में लिखवाया था कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। वर्ब होना चाहिए, चाहे मेन क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट। अब रही बात कि कुछ लोग, एक बात बताइए कि कभी कभी कुछ चीजें छिपी हुई होती है, हिडन। तो यहाँ इमेजिन कीजिए आप, क्या छिपा हुआ है। आई बोलेंगे, आई कम, नहीं किसके बारे में बोला जा रहा है, You come. अब कॉमन लेने का हिसाब किताब हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो यू बार बार नहीं बोलेंगे, यू कम व्हेन यू आर फ्री, फिर एक बार और यू बोलना हो तो कितना खराब लगेगा, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो सीधा बोल देंगे ना, कम व्हेन यू आर फ्री। और यहाँ पे छुपा हुआ है क्या, हम बोले कि गो, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोला, गो जो बोला यू के लिए बोला, गो। तो यहाँ पे अक्सर यू जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ब के लिए छुपा रहता है, हिडन रहता है। तो सब्जेक्ट तो है, बस हमको इमेजिन करना। अंदर ही अंदर अपने आप में। तो अब कुछ क्लियर हो गए कि वाकई में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो क्लॉज को जोड़ता है, मेन क्लॉज Main को clause और सबऑर्डिनेट subordinate क्लॉज। clause। अब लिखिए आप नंबर 1, सर एक दो एग्जांपल और करा दो, क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इसको लिख ले। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं, किसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट है। Subordinate clause are those clause which do not give complete meaning. द क्लॉज दैट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, उसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द क्लॉज दैट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, उसे क्या करें, सबऑर्डिनेट। लिखिए द क्लॉज दैट डिपेंड्स upon the main clause as to complete its meaning is called subordinate clause. The clause that depends upon the main clause as to complete its meaning is called subordinate clause. जो क्लॉज अपने मीनिंग की पूर्ति के लिए किस पे डिपेंड करता है, Main clause। Main clause पे। उसे क्या कहता है, Subordinate clause। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा लिख लीजिए मेन क्लॉज। लिखिएगा the clause that gives complete meaning, the clause that gives complete meaning without relying upon, without relying upon any other clause is called main clause. Any other clause is called Main main clause। clause.
जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, अब ये क्या है, I did not know why she comes late. I did not know why she comes late. सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको कुछ कहना है, कुछ बताइए, कुछ डिमेरिट या कुछ गलत सलत या कुछ दिखाई दे रहा है क्या? I did not know why she comes late. सर I do not की जगह I do not Don't know. अब कंपटीशन में अगर ऐसे कहा जाए कि सेंटेंस इंप्रूव कीजिए, तो इंप्रूव करेंगे, इस पार्ट को इंप्रूव करेंगे कि इस पार्ट को? वाले को इधर वाला फर्स्ट, क्योंकि WH वर्ड के ठीक पहले हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको क्या कहते हैं, आरबी। यस सर अब WH वर्ड के बाद वाला को क्या कहते हैं, RS। तो नियम यही करता है कि यदि आरबी पास्ट टेंस में है तो RS भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस। लेकिन अगर कंपटीशन में ऐसे सेंटेंस आ जाए इंप्रूव करने के लिए, लेकिन अंडरलाइन इसको नहीं किया है, अंडरलाइन किसको किया है, इसको कह रहा है कि इसको इंप्रूव कीजिए, तब आप इसके हिसाब से चलेंगे। इधर कम से तो ये भी प्रेजेंट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, I do not ठीक है। I don't तो लेकिन अभी फिलहाल सेंटेंस सही करेक्शन ये है कि इसको करेक्ट करेंगे तो केम्स की जगह क्या आएगा, ठीक है। आपका एरर था, क्लियर कर लीजिए। I did not know why she came late. सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ठीक करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को? हम इसको भी तो ठीक कर सकते हैं। हम इसको भी ठीक कर सकते हैं तब जब आपको अंडरलाइन करके पूछा जाए। अच्छा, अगर नहीं पूछ रहा है तुम बाद तो हम ये वाला एरर कम करेंगे, क्योंकि आरबी ये बन जा रहा है और आरबी के हिसाब से आरएस होता है, ठीक है। अगर मतलब कोई अंडरलाइन नहीं दी गई तो हम आरएस को ठीक करेंगे, हाँ, अगर RS को दिया ठीक गया है तो करेंगे। पर्टिकुलर उसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करेंगे। तो आपको ये बोलना चाहिए, I did not know why she मैं नहीं जानता कि वो लेट क्यों आई। अच्छा, अब हमको ये क्लॉज पहचानना था कि कौन क्लॉज है, बताइए। I did not know सपोर्टिव, कौन क्लॉज है, मेन क्लॉज की सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज? सबऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिंग I don't know है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक मिनट, एक चीज और हम बता दें ताकि आप लाइफ में कभी कंफ्यूज ना करें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे क्या होता है, इफ दैट WH वर्ड, तो अगर WH वर्ड या इफ या बिकॉज या व्हेन से कोई सेंटेंस शुरू हो जाए तो वहां से लेके जहां खत्म होता है ऐसे क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। तो ये सेंटेंस शुरू हुआ है किससे, आई से, ना कि किसी कंजंक्शन से। ये सेंटेंस शुरू किससे हुआ है, वाई से, और वाई से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लेकिन ये हो गया कौन क्लॉज, ये तो डायरेक्ट ऐसे सर मीनिंग तो दोनों ही सही दे रहे हैं, है। मीनिंग तो दोनों ही सही दे भाई रहे हैं। पूरा मीनिंग तो वो भी कोई देखेंगे। डिपेंडेंट नहीं है। एक मिनट, ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। हम ऐसे बोले, वाई से कम्स लेट, वह ये तो क्वेश्चन दूर मतलब देर से क्यों आई, वह देर से क्यों आई, तो ये जवाब मांग रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा। बट सर इनकम्प्लीट तो नहीं है ना, हैं? इनकम्प्लीट तो नहीं है ना वो, इनकम्प्लीट ये नहीं है, लेकिन है क्या, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से शुरू हुआ है। तो फिर बात तो वही आ गई ना, तो वो वाला सेंस पे हाँ, मतलब sentence- सर आपने बताया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और ये तो कंप्लीट तो वो मीनिंग दे तो रहा है हो ना। गया ना। सर कंजक्शन इंक्लूड होगा, सर मीनिंग देखते वक्त कंजक्शन हम कभी भी हम ऐसे बोले ना, व्हाई डिड ही, क्या लिखेंगे, कम लेट। ये थोड़ा WH वर्ड से कनेक्ट करते हैं तो आदमी को थोड़ा यही कंफ्यूजन होता है। ये WH वर्ड है तो व्हाई डिड ही कम लेट, ये तो आपका क्वेश्चन नजर आ गया, क्वेश्चन हो गया। क्योंकि वाई के साथ क्या लगा, डिड, और पास्ट टेंस। अब आप यहाँ भी सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ वाई था तो डिड क्यों नहीं आया,
क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जब आप एक मिनट, ये है कि जब ये पूछेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ऐसे पूछते हैं, व्हाई से केम लेट, तो हम लोग समझने के लिए क साउंड से बोलते हैं, लेकिन इसका साउंड निकलता है किससे? ज से। जो वो नहीं आई, जो वो नहीं आई, या जो वो लेट से आई। तो जो वो लेट से आई का मतलब कंप्लीट नहीं है। ठीक है? जो क्यों आएगा? हैं? जो क्यों आएगा? I did not know, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। अब बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। जब WH वर्ड का यूज किसके लिए किया गया? क्वेश्चन के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तब वहाँ पे साउंड क्या निकलता है? क। लेकिन जब वो जोड़ने के लिए आता है तब उसका साउंड क्या आता है? अब एक बात ध्यान दें कि लोग यहाँ पे ज नहीं बोलता है। हम क्या, कोई भी बहुत अच्छे टैलेंटेड या जो भी हो, ज नहीं बोलते। जोड़ने के बाद भी यहाँ पे क साउंड का हिस्सा मतलब अच्छा लगता है उनको, लेकिन मीनिंग आदमी समझ जाता है कि क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए इसको कौन कंजंक्शन में काउंट करेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, हमको ऐसे बोलना चाहिए था, जो वो लेट से आई, जो वो लेट से आई। तो जो वो लेट से आई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब इसके लिए हमें किस क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता है? इस पे। तो इसलिए इसको कहेंगे क्या? मेन क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इफ वाला में सीधा समझ में आ जाता है कि यदि वह नहीं है, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ठीक है? जैसे ना हमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब देखना हो, तो आपने बताया कि यहाँ पे वाई आएगा, इफ आएगा, जहाँ वो दिख गया फिर तो वही हो गया, फिर तो हाँ, नाम ही लगाना। बस डबल ऑप्शन है आपके पास, एक तो मीनिंग वाइज और एक कंजंक्शन वाइज। मतलब कंजंक्शन देख के बस कंजंक्शन देख के देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये सेंटेंस जा रहा है, सीधा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। अगर उसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, ये बड़ी ठीक है। एग्जांपल लिखवा दो, ठीक है सर, वही पढ़ के आते हैं। ऑप्शन तो दोनों होने चाहिए ना। मान लो कि एक तो होता है तरीका, एक ये, दोनों होना चाहिए। चलो अब हम लोग ये पता करें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन कंजंक्शन है, ताकि हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए। लिखेंगे नोट। हाँ, नोट में लिखेंगे। Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are as follows. अब आप थोड़ा जो नॉलेज है आपके पास बताइए, क्या क्या है? जैसे सर एक बार तो दोनों को भी एक बार मुझे लिखा देना एक बार, उसके उनके क्लॉज मतलब क्या क्या होते हैं कंजंक्शन। जिसके एग्जाम में भी जैसे एंड आ गया तो वो तो एंड तो पता था, बट एक आध ऐसे नाम आ जाए जो नहीं मालूम हो मतलब यूज में कि कौन से कंजंक्शन के लिए। वो तो कोऑर्डिनेटिंग में मैंने लिखवा दिया। यस सर, वही अब इसको इसमें लिखवा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर, बिफोर, टिल, until, unless, that, if, whether, टिल और अनटिल सर अनलाइक होता है, हैं? अनलाइक। हाँ, unlike, सर टिल प्रीपोजिशन होता हैं? है। हाँ, टिल प्रीपोजिशन भी होता है और सेंटेंस होता है। अब ये देख लेंगे कौन सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर नहीं जोड़ रहा है तो मेन क्लॉज है, जोड़ रहा है तो अब डिवाइड करना पड़ेगा, कौन मेन क्लॉज है कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नीदर तो कोरिलेटिव में आएगा। हाँ, नीदर नॉर वो सब इसमें नहीं है। नहीं, नीदर और तो होता है। हाँ, वेदर के साथ और भी होता है, लेकिन वेदर से जो सेंटेंस चलेंगे
वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ध्यान रखिए क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, इसीलिए मुझे हिंदी की भी जरूरत पड़ेगी कि कब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और कब नहीं दे रहा है। सर खाली और आ गया फिर केवल और आ जाए तो ध्यान देंगे किसमें चला जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें नहीं आएगा। अनलाइक सो नहीं, सो देयरफॉर के इसमें नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे व्हाटएवर, हाँ व्हेनेवर, तो फिर तो आइदर भी हो जाएगा, हैं आइदर इसमें नहीं आएगा, सिंगल। हाँ अब आगे बताएंगे कि नहीं आएगा। हाँ हाउएवर, देखो एवर वाला सारा वर्ड आ जाएंगे और शॉर्टकट में क्या लिख लेंगे दैट। ये अब कभी कभी आ जाता है प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड दैट में दैट लगा है ना, तो कौन क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। हाँ सो दैट, तो सो अलग चीज है, जहाँ से दैट से सेंटेंस शुरू होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एंड शॉर्टकट में लिखेंगे एंड ऑल WH एंड को मत नहीं ये बोले हैं एंड ऑल WH वर्ड्स, और लिख दे हिंदी में और लिख लो, ऑल WH वर्ड, हिंदी में और लिख लो WH words। पहले आप अच्छा से नोट करके ठीक है से इसको समझ लीजिए। सर ऐसे नहीं होगा, हाँ एज छुटा है, एज होगा, एज नोट कर लीजिए, एज से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है। सीन्स रह गए, हाँ सीन से भी सबऑर्डिनेट क्लॉज चालू होता है। और from, बिकॉज अब लगभग सब हो गए। सर ऑल दो भी हो गया फिर तो। और फ्रॉम, फ्रॉम, ऑल द या द, ऑल के बाद क्या लिखा सर, एंड ऑल WH वर्ड्स। WH क्या होता है? What, where, when, which, who, whom, WH ये सबको क्या करता है WH? हाउ नहीं आएगा। तो याद रखें कि ये सारे जब कंजंक्शन आपको दिख जाए और इनसे कोई सेंटेंस शुरू हो गया तो ऐसे सेंटेंस को कौन क्लोज कहेंगे, सबऑर्डिनेट। क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। अब जैसे कि सर इस पे कोई एक सेंटेंस लिख देते हैं, लिखिए सेंटेंस, फिर से क्लियर कर लेंगे। हम बोले कि 5 months past, 5 months past, since I saw her. अब मान लो कि आपके पेपर में आ गया, या हो सकता है कि एनडीए का इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्लॉज बताइए। सीरियस में तो आ ही रहा है, सिंस से उधर पूरा सबऑर्डिनेट, हाँ सिंस से सीन से लेकर के और यहाँ तक कौन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। केवल ये पूछ दिए कि सिंस कौन कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो 5 months पास ये कौन क्लॉज हो गए, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज। बस काम खत्म। बट सर कंप्लीट नहीं तो ये भी नहीं देना ना 5 months पहले क्या, क्यों नहीं दिया? 5 months पहले कहाँ, 5 months पास, 5 महीने बीत गए। अच्छा लेकिन इसका मीनिंग ज साउंड से बोलेंगे क्योंकि जोड़ता है ना, हाँ। जोड़ने का मतलब ज साउंड से जोड़ता है। जब से मैंने उसे देखा तो कितने मंथ बीते, 5 महीने। अब ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं VVI क्वेश्चन, इसमें यहाँ लिख देते हैं, पेपर में आएंगे किससे क्वेश्चन आएगा, सिंस से। सिंस देखते हैं समझ जाना कि कॉमन एरर आ चुका है, कॉमन एरर है ही सेंटेंस निकालिए, एरर है
इधर आपके ए में है कि बी में है कि सी में है या नो एरर? 5 months past since I saw her. हैं? 5 months past. पास्ट भी तो इसमें एरर है, इसी में Since की जगह सिंस की जगह क्या आएगा? नो है सर। नो नो रुक जाओ। एरर है, आप माइनस में जाएंगे। आपका एरर किस पार्ट में है? सर ए में। ए में। अब थोड़ा सा भी दिखा 5 months. हाँ, ध्यान देंगे कि जब भी सेंटेंस शुरू होगा सिंस से, तो सिंस वाला सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन सिंस के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, ट्रिक लिख लेंगे। हैं? कितना अलग पास्ट पहले वो था कि पास्ट भी था पास्ट। अब एक बात है, एक कॉमन तरीका बता देते हैं, ध्यान से। यहाँ से 50% सेंटेंस आप कहाँ से काउंट करेंगे? 50% मतलब इस सेंटेंस में 100% सेंटेंस है, इसका 50% कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, और सिंस से लेके यहाँ तक आपको पता है कि कौन क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये 50% सेंटेंस जनरली ध्यान रखें कि अगर जोड़ने का काम कर रहा हो, और जोड़ने के लिए कौन कौन कन्वेंशन आएंगे? एक तो सिंस आएगा, एक देन आएंगे, और एक बिफोर आएगा, और एक क्या आएंगे? आफ्टर। ठीक है, ये 4 चीज याद रखेंगे सिंस से लेकर के यहाँ तक। अगर इनसे कोई सेंटेंस जुड़े तो इधर वाला सेंटेंस सीधे पास्ट इंडेफिनिट पहुंचता है, और कोई टेंस नहीं लेगा वो, एक ही टेंस लेता है। कौन टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। तो प्लस लिख लीजिए आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट लेगा। चलो देन होगा डेट होगा? नहीं, देन नहीं, सॉरी देन है, दैट नहीं। दैट कोई भी टेंस ले सकता है, ये देन है। देन आएगा तो कौन टेंस लेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट। ये इससे आपके पेपर में कम से कम 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, या कॉमन एरर हुआ। अब आप देखिएगा कि सिंस आया है कि देन आया है कि बिफोर आया है कि आफ्टर। इसके बाद पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। और इसके पहले उसमें आ जाएगा प्रेजेंट। हाँ, अब इधर का जो सेंटेंस है ये ध्यान रखेंगे, ये चेंज होते रहता है। इधर या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो पास्ट परफेक्ट होगा, दो ही टेंस होगा। हाँ, इधर भी लिख सकते हैं आप ट्रिक में। क्या लिखेंगे इधर? या तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, या तो क्या, और पास्ट परफेक्ट। तो फिर तो है वो। हाँ, हैव को लाना पड़ेगा। सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज किया है। 5 months past। अब आप इसका ट्रिक बनाइए, केवल किसका? सिंस का। यहाँ ट्रिक दूसरा लिखेंगे। कंपटीशन में अगर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, किससे? सिंस से। तो सिंस के पहले और सिंस के बाद। क्या? सिंस के पहले और सिंस के बाद। सिंस के पहले कौन टेंस एक्सेप्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान दें, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स फॉर एक क्वेश्चन आपका मतलब अभी के अभी बोल दिया गया आ रहा है, मतलब 50 में अब कौन नंबर बताएंगे सिंस से। ठीक है, अब फिर अब कभी कभी आता है, अब मान लो कि क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं। आ गया कि 5 months have passed, ठीक है, आई हर, और ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि देन, कि व्हेन, कि सिंस, कि डे, आफ्टर, फिल इन द गैप। तो आप कहेंगे आप सर क्लोज टेस्ट कैसे हो जाए? तो क्लोज टेस्ट में वही नॉलेज काउंट होता है जो आपका कंसेप्ट आप पढ़े थे।
जो कंसेप्ट आपने क्लास में या कभी भी कंसेप्चुलाइज किए थे उसी हिसाब से आएगा। तो ट्रिक आपको पता है ना, Since बस 5 months है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, यस सर। और आई साव हर कौन टेंस, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किसका यूज करेंगे, Still, अगर इधर पास्ट में पास्ट परफेक्ट आ जाता तो फिर इनमें से पास्ट कोई परफेक्ट आ भी जाता रहता तो अक्सर Then लग बिफोर जाता। या ये आफ्टर चार का यूज चार किया लग जाता सकते थे। नहीं तीन। देन ये क्या लगता है? आफ्टर लग जाता। आफ्टर या बिफोर जो भी हो, मीनिंग के वाइज मीनिंग भी तो चेक करेंगे। Yes, sir. अब कहेंगे सर एक और क्वेश्चन लिखेंगे, सर ये एमसी और एससी का मतलब क्या है? मतलब मेन क्लॉज, मेन क्लॉज है, और एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। Yes, मेन sir. क्लॉज उसे कहते हैं नहीं, ये लेट से आई है ना, तो मेन क्लॉज इसे कहते हैं जो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो, उसे मेन क्लॉज। और जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड हो उसे क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सिंस का तो आपने बता दिया कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इधर पास्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट किसके बाद आएगा? ये बताया देन दूसरा एग्जाम्पल दे रहे सब एग्जांपल पास्ट परफेक्ट देन के साथ देन पास्ट परफेक्ट। अब ये देख लीजिए, हम बोले कि द पेशेंट है डाइड, डॉक्टर केयर। खाली जगह दिया हुआ है, और खाली जगह दिया हुआ आपका ऑप्शन इन्हीं में से भरना है। सॉरी, उसमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लिखेंगे आप आफ्टर, बिफोर, सिंस, देन। बिफोर भरेंगे ना। अब ठीक है, देखिए अब यही होता है, एक होता है ना कि ट्रिक मतलब क्या होता है, शॉर्टकट होता है, लेकिन वो ट्रिक है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो सीधा फेविकॉल की तरह चिपकता है, मतलब एकदम करेक्ट, एकदम शॉर्टकट, एकदम कम टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए ट्रिक का मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई वो ट्रिक है, बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सीधा एकदम चिपकेगा रूल। अब देख लीजिए, आपको सीन्स के बारे में ट्रिक पता चल गया कि सीन्स के पहले कभी भी आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और सीन्स के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट सेंटेंस किसमें है, द पेशेंट है डाइड, पास्ट परफेक्ट है, और हमने ये भी ट्रिक लिखवाया था कि ये 4 वर्ड दिख जाए, इनके बाद एक ही टेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? यस सर। द डॉक्टर पास्ट इंडेफिनिट सभी प्लस V2 लगता है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर इधर कौन टेंस आ जाए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। तो फिर तो ये कभी कभी यहाँ पे 2 चीजों का सिलेक्शन होता है, बिफोर या आफ्टर, वो भी मीनिंग पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर। तो फिर देन कब आएगा? सर मुझे ट्रिक समझा। ये सिंस है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे, सिंस से, तो सिंस जोड़ने का काम कर रहा है। ये कौन कन्वेंशन है, यहाँ पे देख लेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन। तो सबऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है उसे कौन क्लॉज कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसका मीनिंग आएगा तब। अब जैसे यहाँ पे देख लें, सिंस आई साव, सिंस का मतलब क्या, जब से मैंने उसे देखा। अच्छा, ऐसे बोल के कोई चुप रह सकता है, जब से मैंने उसे देखा, एकदम चुप हो जाए तो पूछेगा वो तो बात देखा नहीं क्या, तो जब से मैंने उसे देखा क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सेंटेंस बोल देंगे तो इसका मीनिंग निकल जाएगा। जब से मैंने उसे देखा तब से 5 महीने, सब सुनने वाला को
कंफर्टेबल फील करेगा। हैं? तो तो ये है क्या मेन क्लॉज और ये सब मेन क्लॉज। अब ये सिंस का ट्रिक मैंने लिखवाया। इस सिंस के पहले कौन टेंस आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी, और सिंस के बाद क्या आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट में क्या लगता है? शैल प्लस V2। ये है कंसेप्ट। क्लियर हो गए? तो ट्रिक याद भी रखेंगे बिकॉज आई आस्क एनी वन ऑफ यू एज टू चेक योर कंसंट्रेशन पावर, योर प्रेजेंटेशन पावर। ठीक है? बिकॉज होता क्या है, आज हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, आदमी तो जनरली कल आप किसी से मिलते हैं 2-4 दिन के बाद पूछा जाए कि वो कौन था तो भूल जाते हैं। ये तो पढ़ाई है। ठीक है? याद क्या रहेगा? और हो सकता है कि देन का यूज आज पढ़े, सिंस का यूज आप आज पढ़े, हो सकता है शाम तक याद रहे। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का तो ऐसा हालत है कि बस सीढ़ी निकलते आउट सिंस गया काम, हम भी चले गए डूब के। ठीक है? होता है। अब पता नहीं एग्जाम तक की मतलब टिल एग्जाम आपके पास रह जाए तो बहुत क्या है? सही कॉपी में देखने का वो भी आ जाएगा। मिटाए ना? यस सर। चलो सिंस जो मैंने अभी लिखवाया, सिंस आप बताइए, सिंस अगर आ जाए तो क्या ट्रिक चलेगी? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है? सिंस के पहले कहीं क्वेश्चन घुमा दे, सिंस को पहले कर दे, और ऐसा भी कर सकता है वो, और बाद वाला सेंटेंस को पहले वाला सेंटेंस को बाद में कर दे। सेंस के साथ में जो रहेगा वो तो अपना कंजंक्ट वो हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। हम एक एरर बोल रहे हैं ओरली, यस और आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना कंसंट्रेशन सेंटेंस पे रखना है और चेक आउट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे एरर है। ठीक है? सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ध्यान सुनिएगा, सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट more than 71 years had passed. Have passed. Had passed. Had नहीं, had देके भी आपको, had देके भी आपको कंपटीशन में फंसाया जा रहा, but you should be है आएगा। had नहीं होगा, क्या होगा? ऐसे भी बोल सकते हैं कि more than 71 years have passed since India became independent। यस सर। ठीक है? एक और एरर दे रहे हैं, बहुत जल्दी आप अटैक करेंगे। ठीक है? Since he went to Delhi, 6 years have passed. है पास सही है। हाँ वही तो मैंने बोला सही है। कि 6 years have passed since he went to Delhi. एरर है? नो सर। नो एरर, बिल्कुल सही है। आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था। लेकिन कभी कभी लोग स्पोकन में भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा मिस्टेक, ग्रामर हो जाता है, लेकिन स्पोकन चल जाता है, कंपटीशन नहीं चलेगा। तो दूसरा हमने बताया था, 4 ऐसे वर्ड बताइए जिसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नीचे जाता है, पीछे से आप 4 ऐसा वर्ड बताएंगे जिसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आना तय है, कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन? कितना जानते हैं ना, तो कंपटीशन में एक जो खुशी आएगी ना पेपर देखने के बाद पेपर अजीब सा लगेगा। एक बार देखेंगे क्या सिंस आया है, खुशी तो चलेगी, आउट ऑफ कंट्रोल में रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, एक होता है ना कि हमने स्कूलिंग लाइफ जैसे कोर्स या जो भी कोर्स हम पढ़ाई की, मैट्रिक किया, इंटर किया, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश कमजोर है, वी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, वी हैव गुड वोकैब पावर, मतलब वी हैव एवरीथिंग। ठीक है? प्रॉब्लम पता है क्या आता है, जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, वही
उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस पार्ट में है, अपना करके चले आए। और हम ये कहते हैं कि इतना अच्छा इंग्लिश होने के बावजूद भी हमारे बोर्ड में 90% मार्क्स आए, 99 आए थे इंग्लिश में। पता नहीं कंपटीशन में हो मार्क्स तो बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर एक अलग चीज़ होता है, ये रीजनिंग है, ये इसमें लॉजिक है, ये साइंटिफिक है, और इसमें माइंड देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे चल दिए ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिक्स है तो फिक्स है। तो 4 वर्ड हमको पता चल गया, कौन कौन? दैन, व्हेन, सॉरी, सिंस, बिफोर, आफ्टर। चलिए आप बताइए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, केवल इतना बता दीजिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? हाँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या काम करता है? मेन क्लॉज को जोड़ने को। बस मेन क्लॉज को किससे जोड़ता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज से। ठीक है, आप बताइएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? समझो ना, अपना पूरा सेंस देने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, मतलब बस मेन क्लॉज पे डिपेंड मेन क्लॉज पे डिपेंड। आप बताइए मेन क्लॉज किसे कहेंगे? जो सिंस और देन इतना लंबा नहीं सोचेंगे। सर जो कंप्लीट जो कंप्लीट हाँ जो कंप्लीट उसे मेन क्लॉज। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बताइए कि इसमें कुछ टफ लगा? नो सर। दिस इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक ए स्टोरी। स्टोरी है, आप थोड़ा याद कर लीजिए मेन क्लॉज से। काफी टफ नहीं लग रहा, और चीजें पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे। हाँ, ये तो बात है। एक तो आपको याद करना पड़ेगा। सर तो इसका वो तो बताओ सर कैसे याद रखें? भाई कुछ ऐसा नहीं है, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट बोल दिया गया। ये परफेक्ट तो तभी होंगे जब आप लिखने के बाद इतना पढ़ें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो नॉलेज क्या होता है ना, डबल इम्प्रूव होता है। अच्छा, एक बात बनाइए, सिंपल सी कहानी। एक है कि हमने एक बंदा ये है, दो लोग हैं, नंबर 1 और नंबर 1, दोनों आदमी पढ़ाई किया, ठीक है, मटेरियल दोनों के पास था, मतलब सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल दोनों के पास थे, डिफरेंट हो सकता है इसमें और इसमें क्या, प्रैक्टिस के बाद। अगर ये कहा कि चलो इंग्लिश ग्रामर की कभी क्लास तो था, हमने क्लास तो ले लिया, क्लास तो ले ली, ये भी कंफर्टेबल हो गया, ये भी क्या हो गया, कंफर्टेबल है। बाद में किसी को मन में आया भाई क्लास तो ले लिए, नॉलेज तो हो गए, कॉपी भी बना लिया, फाइल भी स्ट्रांग हो गई, बैच भी ओवर हो गया। अब एग्जाम हमारे कितने मंथ के बाद है? 4। ये 4 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद, जो भी 2 मंथ। आइए मान लो इसमें एक कोर्स ये क्या होगा, रियलाइज हुआ कि भाई 2 मंथ बचा है, कुछ जो पढ़ाई किए हैं उसको क्या करें, रिवाइज करें। लेकिन ये क्या किया, अरे हमने तो क्लास में सारा पढ़ लिया था और पता था हम उससे ज़्यादा अधिक जवाब देंगे, किससे? और अच्छा हमारा क्लियर था, कंसेप्ट भी क्लियर थे, ऐसा क्या है, क्या आएगा, सब हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाने से हमारा रूल क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और जो प्रैक्टिस किया वो क्या हो गया। एक बात ध्यान दो, ये सुने होंगे अर्जुन का नाम तो सबको सुना होगा, अर्जुन हाँ, सब कोई तो नहीं हो पाता, वही था। देखो नॉलेज ऐसा नहीं है, उसके टाइम में भी सारा नॉलेज सब किसी के पास था। पता है वो अर्जुन क्यों बना? क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा है। नॉलेज सबके पास था, सब लोग अपने अपने नॉलेज को रख लिए, एक अर्जुन ही था जो अपने नॉलेज को एक्सरसाइज कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। दैट्स वाई
अर्जुन बिकम्स इमोर्टल। हालांकि उससे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाला कौन कौन है? बड़े बड़े होता है। कुछ लोग तो ऐसे थे कि एक ही अस्त्र शस्त्र में पूरा चीज खत्म कर दिया। जो भी हो, कोई भी हो, उसके साथ बस हमें तो एक ही नाम याद है ना, आपको भी याद होगा। तो भाई अगर इफ यू वांट टू बी इन a simple sense Arjun, then you need to practice. Simple definition. Otherwise, if you want to be anything, you be as you wish. It depends on you. ठीक है? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपन पढ़ाई। यहाँ पे लिखेंगे पूरा सेंटेंस हम नोट करते जाएंगे। If he will not read this book, he will not pass the exam.
ये 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा के सारा। नेक्स्ट क्या टोटल क्वेश्चन VVI मतलब इससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप। अभी भी पेपर उठा के चेक करेंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। नोट हो गई? आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, किस पार्ट में एरर है चेक कीजिए, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। थोड़ा सा देखिए आप कितने एरर है। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आएंगे, कुछ पहले से आप रेडी रहेंगे तो और इजी हो जाएगा। ए में लग रहा है पहले वाली में तो। ए में इसको जिसमें लग रहा है अपना अपना नॉलेज अपने पास रखें, और जब के टाइम जब पूछेंगे तो बताइएगा। दूसरे में सी में लग रहा है। ठीक है, लग रहा है मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ना जब पूछोगे। हाँ। अभी लगना ही चाहिए था अभी तो फिलहाल। वैसे जब पूछेंगे ना तब बताएं, अभी ताकि सब लोग अपना दिमाग को लगा लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, he will do this work, he will be rewarded. If he will do this work, he will be rewarded. किसमें एरर है? बी में लग रहा है। बी में, ए में, ए में। अच्छा, वो बिगिनिंग से ही ए बोल रहा है, तब भी आप लोगों ने एरर, कुछ लोग होते हैं कि अपना नॉलेज अपना नहीं, मेरा जो है वो रीजन भी तो पता होना चाहिए मैं क्या किया है। तो हाँ, रीजन भी पता होना चाहिए। अच्छा, क्या बिना रीजन के अगर हम अभी तक जो भी ऑलरेडी, अच्छा इंग्लिश का रियल पढ़ाई कहाँ तक? बस मैं रियल पढ़ाई 10 तक। इसके बाद
ऊपर ग्रामर आता है क्या? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि 9 तक आता है। 8 9 तक ही वो 9 10th 11 12 तक नहीं, आता इसमें भी है। आता है, बस बोल बस, नहीं बस। आती। ऊपर ग्रामर आता है। सर थोड़ा 9 बहुत आता है। नरेशन वरेशन जब ग्रामर की जहाँ तक बात है, हमें लगता है कि अंडर मैट्रिक 9 तक है। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि इंटर तक है, बट 9 तक ही खत्म हो जाती है। यस सर। और उसकी जरूरत जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ तक कोई केयर नहीं होता। हाँ, खत्म हो गई 9 तक, शुरू होती है कहाँ से? 12वीं के बाद। 12वीं के बाद कंपटीशन जब हम तैयारी करते हैं। ये टाइम तो नहीं था, टाइम 9 तक था, बट क्या करें, जब पढ़ाने। वो स्कूल में भी वैसे ही हुआ था। अच्छा, स्कूल में भी पढ़ाई हुई होगी। ये भी will do this work। हाँ? स्कूल में नहीं हो, स्कूल में। वही तो। इतना हुआ होगा। ध्यान याद है याद। लेकिन याद नहीं रहता, और ना तो हमारे पास उतने कंसेप्ट आ पाते हैं, और ना कोई ट्रिक्स डेवलप हो पाते हैं, कुछ भी। अब यहाँ पे देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ही विल डू दिस वर्क ही विल बी रिवॉर्डेड। और बहुत लोगों को अलग अलग आंसर दिए, किसी ने दिया किस में, ए में, किसी ने बी में, किसी ने डी में। तो ऐसा ही ओपिनियन हो जाता है। हम कंपटीशन करने जाते हैं ना, तो भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लोग अलग अलग ऑप्शन जो हमें अच्छा लगता है हम दे के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन हम आते हैं घर पे तो ऐसे भी बोलते हैं, पेपर तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन है, इफ ही विल डू दिस वर्क ही विल बी रिवॉर्डेड। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? किसमें आए थे? सीडीएस या बैंडियो या किसी चीज में। लेकिन इजी क्वेश्चन था, फिर भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, मार्क्स नहीं आया। किसी को उसी में क्या होता है, क्वालिफाई भी कर जाता है, क्वालिफाई भी कर जाता है, तो भी बगल वाला चाहे जो भी हो वो परेशान रहता है कि भाई पढ़ाई हमने किया, क्वालिफाई ये कर गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, चांस भी होता है, तुक्का भी होता है, लेकिन हर बार तुक्के काम नहीं कभी कभी ध्यान दें। आपका रियल एरर ए में, ठीक है। लेकिन ये जो एरर हम लोगों ने दिया है, ये हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हमें भी कुछ जीवन में क्या मिले, ठीक है। तो ये हमारे माइनस मार्किंग की तरफ ले जाएगा। जो मार्क्स आए भी होंगे वो भी काट दिए जाएंगे, मतलब बैलेंस हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है ना, पता होना चाहिए पेपर में। और हम लोग का यही होता है, एक पेपर क्वालिफाई करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक हम लोग क्या करते हैं, फाइट करते रह जाते हैं। सोचिए 4 इयर्स 3 इयर्स 2 इयर्स, कभी कभी इतना फाइट करने के बाद भी हम फाइट करने के काबिल नहीं रह पाते। उसके बाद समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे कि हम जो काम एक बार में हो सकते हैं वो हम बार बार क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं, इसके ऊपर ट्रिक है हमारे यहाँ, ध्यान देंगे। जब भी इफ से क्वेश्चन शुरू हो, इससे इफ से, तो 2 टाइप के सेंटेंस होंगे। एक तो जनरल सेंटेंस बात करेगा, और एक आपका इमेजिनेटिव, आपको पता है ना, कल्पना करना। आप जरा बताइए कि ये सेंटेंस में इमेजिनेटिव सेंटेंस है कि जनरल? यदि वह यह काम करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। तो कल्पना किया क्या कि जनरल बात बोला, हो गया। कोई इमेजिनेटिव पॉइंट नहीं आया। तो इसलिए जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो ध्यान रहेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट में, और सेकंड सेंटेंस को फ्यूचर में, ठीक है। अब एक और समझिए, एक होता है कि कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल पता है, कंडीशन रखता है। अगर वो ऐसे हाँ, तो इफ से अक्सर सेंटेंस शुरू होता है, तो कंडीशन रखता है कि नहीं रखता, ये डिपेंड करता है। ये कंडीशन रखता है कि नहीं रखता, कंडीशन रखा गया है।
यदि वह यह काम करेगा तब उसको रिवार्ड मिलेगा। तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। आप कितना ले रहे हैं? एक बार हो गया, कितना बार खराब आ जाती है बार बार। तो पता चला कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है भाई? कंडीशन रखता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस किससे शुरू हो? इफ से, तो क्या ट्रिक पता चला? फर्स्ट सेंटेंस किस में जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरे सेंटेंस किस में जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में क्या लगता है? शैल विल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वर्ब में एस और एस, डू या डज, यही लगता है ना। तो ट्रिक नोट करें। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें इफ के बाद अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो डू की जगह डज नहीं हो जाएगा? डज करेंगे जब नेगेटिव हो। अफर्मेटिव में डू डज थोड़ी लगता है। ऐसे थोड़े बोलेंगे कि इफ ही डज, हाँ डज दिस वर्क बोल सकते हैं। तो सर फिर एरर किस में देंगे? बी में, ए में? अब ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका एरर दोनों में हो चुका है। इसको इसमें एक काम कीजिए, आप इसको इसमें कंप्लीट कर दीजिए। अब इसको इसमें कर दीजिए। नहीं तो एरर दोनों में हो जाता है। ये ऑप्शन ठीक कर लेंगे। ये में क्या आएगा? इफ ही विल डू दिस वर्क बी। सर जो इफ प्लस प्रेजेंट और ये फ्यूचर लगेगा उसमें इमेजिनेशन वाले में नहीं लगेगा ना, कंडीशनल वाले में। आइए ध्यान देंगे कि ऐसे सेंटेंस को इक्वल टू लिख देंगे। कौन सेंटेंस होता है भाई? कंडीशनल। इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन की बात करता है और ऐसे लगता है हमको कि दोनों फ्यूचर में बोल रहे हैं। बोलेंगे हम लोग आगे नहीं, जैसे हम बोलेंगे कि वह यह काम, यदि वह यह काम करेगा तो मैं तो उसको क्या दिया जाएगा? रिवॉर्ड। तो दोनों फ्यूचर में लग रहा है ना। यदि वह यह काम करेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। दोनों फ्यूचर है, बट हम दोनों टेंस को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। फर्स्ट को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकेंड को बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देख लीजिए, फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट चालू करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ही के साथ डज कर देंगे तो हो जाएगा। विल हटा दीजिए और डज डू को क्या कीजिए? इफ ही डज दिस वर्क ही विल बी रिवॉर्ड। हो गया। यदि वह यह काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इससे क्वेश्चन 3-4 आते हैं, 1-2 नहीं आता, कहीं भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक। अब आगे चलिए। सेकंड जल्दी निकालिएगा। इफ यू फिनिश दिस वर्क आई गिव यू एक्स्ट्रा पेमेंट। देखिए यदि एक से शुरू है, कंडीशन है ना। यदि वह यह काम टाइमली करता है या करेगा तब मैं उसको क्या दूँ? एक्स्ट्रा पेमेंट। कंडीशन रखा है तो आपको तो ये तो प्रेजेंट में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत। ये फ्यूचर में है नहीं। तो फ्यूचर में देने के लिए आप क्या करेंगे? सेल का यूज करेंगे कि विल का यूज? विल। क्योंकि अगर यह भी गलत हो सकता है। सेल विल में सेल तो हट गया ना। ऐसा क्या है? सेल हटा नहीं है, सेल स्पोकन से हटा है, लिटरेचर में, ग्रामर में नहीं हटा है। ग्रामर में सेल का विल से ज्यादा इम्पोर्टेंट। आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू एक्स्ट्रा पेमेंट। अब एक बात और ध्यान से ट्रिक है, सुनेंगे कि अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल हो, कौन सेंटेंस हो कंडीशनल, तो उसमें सेल का यूज नहीं आता। किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करके भी फंसाएगा। हो सकता है कि हम सेल कर दिए होते तो आप नो एरर पे चले गए होते तो माइनस में जाते। सेल गलत है, सेल की जगह क्या देंगे?
will is used in conditional sentence in the second part. ठीक है? अब आइए थर्ड नंबर. If he will not read this book, he will not pass the exam. कंडीशन रखा कि वह यदि वह यह किताब नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम पास नहीं करेगा. यहाँ पे एरर है तो will not की जगह क्या हो जाएगा? Does not. If he does not read this book, he will not pass the exam. आगे चलते हैं 4 नंबर पे. If I am a bird, I would fly. यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता. तो बताइए कंडीशन रखता है कि इमेजिन करता है? इमेजिन करता है. लोग अक्सर ऐसा इमेजिन मतलब डेंजरस इमेजिन करते हैं कि वो पॉसिबल रियल लाइफ में है. ऐसे ही बोलते थे यदि मैं क्या होगा यहाँ पे जॉनी तो पोएम में आता है ना, जॉनी जॉनी यस पापा. देखो अब ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है. ऐसा सेंटेंस है वर्ड होगा. सर वर्ड तो हो गई नहीं, वो तो फास्ट हो जाएगा. इनका कहना है कि यहाँ पे वर्ड होगा. इनका कहना है कि यहाँ पे वर्ड होगा. वर्ड सही है गलत? सही है सर. रूल है. रूल है. कितने लोग वर्ड को सही मानते हैं? हम सर वर्ड बस यू के साथ लगता है ना, वो तो फाइव पर यू होता है ना, बस वर्ड के यू के साथ ही लगता है वो वर्ड. शायद कभी भी लग सकता है. एक फाइव पर यू नहीं 10 मीटर अभी हो जाएगी 15-20 मिनट. ये देख लो. अब हेलो हेलो मैं कह रही हूँ. यहाँ पे एक एक करके जिससे पूछेंगे वो ध्यान. यहाँ पे प्रिंटिंग लिखिए आप. लिखेंगे if used, sorry, if is used in if is used in imaginative sentence. If is used in imaginative sentence. यदि if का यूज किसमें करें? इमेजिनेटिव सेंटेंस में हो तब आप यहाँ पे ऊपर का 2 क्वेश्चन समझा देना. यस सर. ओम नमः शिवाय. हाँ ये एक मिनट. यहाँ पे डबल कंसेप्ट है. ट्रिक का दोनों लिखेंगे. शॉर्टकट में ट्रिक है. इफ प्लस ऊपर वाली ट्रिक पूरी कर भाई. हाँ वर प्लस ऑब्जेक्ट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस v1 डॉट डॉट. जैसे लिख रहे हैं वैसे जल्दी जल्दी लिखिए. ठीक नीचे लिखेंगे इफ प्लस, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको इतना जगह छोड़ दीजिएगा. चलो हो गया. यस सर. अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में. अगर इमेजिनेटिव सेंटेंस है
तो फर्स्ट सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? वर्ड का। और सेकंड सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? वर्ड का। बाकी देख लीजिए, वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या आएंगे? नाउन प्रोनाउन। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इधर। हाँ, इससे एक क्वेश्चन आता है हर साल पेपर में, ठीक है। तो अभी CDS का पेपर हुआ है, 2-3 दिन पहले पेपर देखिए, उसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं खाली वर्ड्स। तो हमारा कौन, ये देख लो कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर। सर इफ के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी सब्जेक्ट वैसे समझ सकते हैं आप, इफ के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस कर दीजिए आप, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड। इफ के बाद सब्जेक्ट छुपा भी जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस, अब देखिए वर आएगा तो किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी कि जब वर आता है कभी कभी काल्पनिक सेंटेंस किसी ऑब्जेक्ट की बात करता है, कभी कभी काल्पनिक सेंटेंस पास्ट में जब बात करता है तो वो किसी वर्ब का बात करता है, काम का। जैसे हम बोले यदि आप आगरा गए होते तो आगरा गए होते ऑब्जेक्ट की बात तो नहीं हो रही है, गए होते एक्शन बता रहा है। यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, यानी कि पास्ट में आपने ये काम नहीं किया था। तो अभी हम वर्तमान में इस तरह की रिमाइंड दिला रहे हैं, ठीक है। अब तो 4 नंबर में एरर निकालिए, किस पार्ट में गया? इफ आई एम अ बर्ड। हमें लगता है कि आपके साथ क्या लगता है? एम, लेकिन काल्पनिक सेंटेंस है इसलिए एम गलत है, एम की जगह क्या आएगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। अब यहाँ पे देखो उड़ आया है ना, ठीक है। अच्छा, कितना जो इमेजिन किया वो कितना बड़ा इमेजिन किया। यदि मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता। अब कभी कभी इमेजिन पॉसिबल होता है, कभी कभी क्या होता है भाई? इम्पॉसिबल। बताइए कि ये कल्पना जो किया इसने, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। ना आप पक्षी बनेंगे ना उड़ेंगे। वो तो सोच रहा अगर होता तो। हाँ, अगर हम ऐसे बोले यदि मैं अमीर होता, अभी नहीं है, बाद में हो भी सकते हैं ना, लेकिन यदि मैं पक्षी होता, अभी भी नहीं है, कभी वो भी नहीं है। तो इस टाइप का इमेजिनेशन आता है। अच्छा, 5th नंबर क्वेश्चन जल्दी निकालिए। वर्ड होगा हैं? एक बात ध्यान दें कि इमेजिनेटिव सेंटेंस में इजारेम और वाज का यूज नहीं है, केवल होता है किसका? वर्ड। क्योंकि इमेजिनेटिव मतलब फॉल्स सेंटेंस होता है, गलत। क्यों, कौन बोला आपको इस तरह से इमेजिन करने का? आप सीधे बोल देते हैं यदि मैं NDA क्वालिफाई किया होता, कर लिए होते, मेहनत किए होते, कर लिया, कौन सी बड़ी बात। आदमी को कभी इमेजिन में नहीं करना चाहिए। ये तो पॉसिबल हो गई ना स्टेटमेंट। हाँ, है तो नहीं ना वो। पॉसिबल तो है, लेकिन है तो इमेजिनेटिव, कल्पना तो है ना। तो कल्पना है। यदि वह कवि होता तो एक कविता लिखता, तो इज की जगह वाज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? इफ ही वर अ पोएट ही वुड राइट अ पोएम। अब एरर उधर ही नहीं आ सकता, इधर भी आ सकता है। इधर वुड की जगह विल करके आपको फंसा दे रहा है, और V1 की जगह पे अगर और कुछ भी दे सकता तो विल की जगह क्या हो जाएगी? वुड। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हेल्प करेगा ये। आगे आइए 6 नंबर पे, वर आई ए किंग आई वुड मेक यू माय क्वीन। किस पार्ट में रहा? वर आई ए किंग, क्या आई वर ए किंग? अच्छा, बहुत लोगों को यही लगता है कि आई वर ए किंग क्या? अच्छा, इफ नहीं आया। हाँ, इफ नहीं आया है तो ध्यान दें कि अगर इफ नहीं आया हो तो वर्ड जो शुरू में आता है वो इफ का काम करता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इफ आई वर ए किंग इक्वल टू वर ए किंग, दोनों सही, ठीक है। तो फिर लिखेंगे इफ इक्वल टू क्या क्या होता है? कौन कौन बताएगा? इफ किसके बराबर होता है? वर्ड के बराबर होता है, और शुड
हैड वर, ये if के जगह पे वैलिड है। वर्ड की मीनिंग देंगे मीन्स। हाँ, वर का मतलब ही यदि होगा, यदि if नहीं आया हो तब। तो वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन बिल्कुल क्या है? नो एरर। नो एरर। चलिए 7 नंबर पे आइए। If you had come, sorry, if you had gone to Agra, you would visit the Taj Mahal. वैसे ओवरऑल आप एरर बताइए किस पार्ट में दे? फर्स्ट में ए वर आएगा, यू वर, हैड की जगह वर आएगा। वर्ड नहीं आएगा। If you have gone to Agra. सर बी If you have gone to Agra, हाँ। you would visit the Taj Mahal. ये सही? सर बी में होगी बी में, हाँ, बी में क्या? बी में एरर है। बी में एरर है। अब किसी को बी में भी लग गया। सर इसी में ही होगा। हेड अच्छा, वाला कुछ और। किसी बहुत लोगों को ये ऑप्शन पकड़े हुए हैं, क्यों? सर क्योंकि ये ऑप्शन बहुत लंबा बड़ा है। है। सर दोनों में हो सकती है अगर एक को सही करे तो सर डी को भी हम कर सकते हैं, वुड को हटा देते हैं, विजिटर लगा देते हैं। हाँ, वुड विजिटर लगा देंगे। हाँ, वुड विजिट। नहीं वुड नहीं, हाँ, वुड नहीं होगा, सिर्फ विजिटर। चलो जो भी हो, अब ठीक है, आपने अपना दिमाग लगाया, कुछ लोगों का ऑप्शन सही गया, बी का आंसर बेसिकली गया सही है, लेकिन ए का गलत है। आप शूट होगा। हाँ, यहाँ देख लो भाई, ये वाला ट्रिक याद है ना? यस सर। इसी के रेफरेंस में ये आ रहा है। अब देखियो, एक होता है कि यदि आप पक्षी होते, ठीक है, तो अभी पास्ट की बात मतलब एक इमेजिन कर रहा है, एक इस टाइप का सेंटेंस आता कि यदि आप आगरा गए होते, यदि इस साल बारिश हुई होती तो अच्छी फसल हुई होती। तो इस टाइप के बात आते हैं कि पास्ट में कोई काम नहीं हो पाया, इसके पछतावा अभी वर्तमान में भी है, तो उसको अलग ट्रिक से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो अभी आपने जो एग्जांपल दिया था एनडी वाला वो तो गलत दिया सर था। हर क्वेश्चन में नई ट्रिक होगी क्या? सर अभी आपने एग्जांपल दिया था इससे एनडी वाला। लिखें तो जान बचाएगा। इससे पहले सर आपने ऊपर वाले के लिए एनडी वाला वो एग्जांपल दिया था, एंड वाला एनडीए वाला एग्जांपल दिया था इससे पहले वाले में, इसमें if का इस्तेमाल हो रहा था। तो गलत हो गया ना फिर आपका एग्जांपल। क्यों? क्यों आप बताएंगे तब क्या? एनडीए तो पास्ट में दिया था ना, अब बता रहे हैं यदि हाँ, यदि मैं एग्जाम यदि एनडीए क्वालिफाई किया होता तो किया होता वो वर्ड से नहीं बनाएंगे, ये अभी जो बता रहे हैं ट्रिक इससे बने, क्योंकि पछतावा वाला सेंटेंस इससे बनाते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, उधर एग्जांपल ले रहा था। अब हम एग्जाम्पल कभी भी दे सकते हैं, हम तो स्वतंत्र आदमी हैं। एग्जाम्पल कभी भी दे सकते हैं। हाँ, बता रहे हैं पछतावा अगर हो तो किस सेकंड ट्रिक से बनाएंगे। अगर ये है कि मैं पक्षी होता, मैं राजा होता, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो उसको फर्स्ट से बनाएंगे। एक बार ना आप ये समझा देना कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये वाली ट्रिक, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये वाली, क्योंकि क्वेश्चन के बाद फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इसमें कौन सी नई ट्रिक लगेगी। हम सब बता तो रहे हैं। पहले ट्रिक्स बता दो। एक इसमें जो किसकी बात की जाएगी, ऑब्जेक्ट का, और इसमें किसकी बात की जाएगी, एक्शन का। डिफरेंस बता रहे हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि यदि मैं पक्षी होता, तो पक्षी क्या है, वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम कहें कि यदि मैं यह काम किया होता तो मैं सफल हो गया होता, तो किया होता तो एक्शन बताया ना मैंने, ठीक है। अब इतना आराम से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट है कि एक्शन। यहाँ पे देखेंगे इफ सब्जेक्ट, अच्छा एक्शन है तो क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएंगे, एक्शन दिखाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ये याद रखेंगे हैड, हैड के बाद V3, तब इसमें ऑब्जेक्ट आएंगे, डॉट डॉट। फर्स्ट क्लॉज हो गए। देखो इसमें क्या आया भाई, हैड और V3। अच्छा, सेकंड क्लॉज यहाँ से शुरू होता है, तो क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस सेकंड क्लॉज में वुड हैव, वुड प्लस हैज जगह के हैव। हाँ, कभी भी मोडाल्स के साथ हैज का यूज नहीं होता, जैसे कैन, हैज की कैन, हैव,
कैन हैव, तो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एक मिनट, हैव के साथ V3 लग सकते हैं या बिन भी बजा सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ बिन, आप बिन भी ले सकते हैं, मतलब बजा सकते हैं। हम अपने लाइफ में ऐसे ही पढ़े हैं कि बिन बजाते हैं। अब जो जैसा पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा नॉलेज होता है। चलो ट्रिक याद हो गए? लास्ट में क्या लिखा है? चलो V3 के साथ बीन बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। सर V3 के साथ बीन नहीं आएगा? मतलब अगर V3 होने का अंग्रेजी क्या होता है? बी होता है ना, बी मतलब होना, जैसे वह सफल हो गया। बिजी लो, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन होता है ना, बी का बी, हम बोले कि बी का बी होता है। थर्ड फॉर्म क्या है? बिन और वर्ग के कितने फॉर्म होते हैं? 5। हम लोग 3 फॉर्म पे जिंदाबाद रहते हैं, 3 फॉर्म नहीं होते। कितने फॉर्म होते हैं? 5। 3 तो हम लोग जनरली ऐसे करके अपना घूम फिर लेते हैं मेट्रो। सॉरी, वर्ग पे कितने फॉर्म होते हैं? 3, लेकिन 3 नहीं 5। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ठीक है, इस तरह से वर्ब को फॉर्म। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाते हैं 7 नंबर पे। अब देख लो, ये जो है हेड आया है, ट्रिक में आपके है सर, तो आप बताइए कि फर्स्ट ट्रिक लगाएंगे कि सेकंड? हेड के बाद किसका यूज करेंगे? हाँ, तो कहना यही चाहता है कि यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, मतलब आप न गए न देखे। एक्शन की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का? एक्शन का। तो हेड के साथ क्या दिया? तो वुड के साथ यहाँ पे वुड के साथ क्या है? V3। तो वुड के साथ यहाँ पे क्या लगी? अब विजिट का क्या हो जाएगा? If you had gone to Agra, you would have visited the Taj. स्पोकन में भी यही बोला जाता है कि if you had gone to Agra, you would have visited the Taj. अब आप 8 नंबर क्वेश्चन निकालिए एकदम जल्दी। If she tells me the truth, I would help her. ये किस पे जाएगा? किस पार्ट में जाएगा? सी मेरर है यहाँ की would के would help करते हैं, would have help। अगर आप would have help करते हैं तो इधर ध्यान रहे कि have का आना जरूरी है, डबल एरर तो नहीं हो सकता। हाँ, तो यानी कि ये सिंपल फर्स्ट में जो पढ़े थे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस। यदि वह सच बोलेगी तो मैं उसका मदद करूँगी। फ्यूचर में पहुंच जाएगा। देखो आप खोज रहे हैं ना ट्रिक कि सर आप ट्रिक लिखा है वर्ड तक कोई बात ही नहीं है। वो कैसे आप कहेंगे सर हेड कभी हेड अगर लगा होता तो इस पार्ट में एरर मार देते हैं, वुड हैव हेल्प आ जाता। तो आप कहेंगे कि सर हेड नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर टेल्स है, टेल्स सही दिया है गलत? सही है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस किसमें जाता है? और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर। तो आप वुड की जगह विल आ जाएगा। क्या करेंगे? क्योंकि वुड की जगह विल कर देंगे सही है। If she tells me the truth, I will help. भाई एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कंपटीशन आपका पेपर में एकदम आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। आपने क्या क्या बताया? इफ की जगह पे क्या क्या चीजें हो सकती है? इफ की जगह शुड, हैड, वर।
अच्छा 9 क्वेश्चन शुरुआत हुआ किससे? हैड से। इफ मानेंगे ना, हाँ। इफ का मीनिंग दे रहे हैं। तो बताइए सही लग रहा है कि गलत? Had you सी में गलत है। completed अच्छा सी में एक मिनट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कितने लोगों को लगता है कि सी में रहे हाथ उठाए? 1 2 Will be rewarded 3 4 5 6 7 8। I think अच्छा 8 लोगों को लगा कि सी में एरर। कितने लोगों को लगा कि एरर और कहीं है? आप तो दोनों में मैंने तो किसी अच्छा इसमें है ए में एरर है। अच्छा बहुत लोगों को नया होता है तो लग जाता है कि एरर किसमें है? ए में है। लेकिन एक बात बता दीजिए, मैंने ट्रिक लिखवाया है कि इफ इक्वल टू और वर। तो ये किसके बराबर काम करता है? इफ के बराबर। यदि आप यह काम किए होते तो आपको रिवार्ड दिया गया होता। यही बात है ना? अगर इफ से अगर बोलेंगे आप तो क्या बोलेंगे? इफ यू कंप्लीटेड। V3 है। एक बार ध्यान दीजिए, जब हेड आता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म है तो आपका एरर इस बात में होगा। ये इस ट्रिक पे बनेगा। तो हैव V3 है तो दूसरे क्लॉज में क्या होगा? हैव और V3। वुड के साथ क्या लगेगा? हैव। अब बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? If you had completed this work, you would have been rewarded. आपको रिवार्ड दिया गया। अच्छा बहुत लोगों को बिन का यूज समझ में नहीं आता। बी का थर्ड फॉर्म को बिन बताया जाता है। वुड की जगह विल आ जाता तो? हैं? वुड की जगह विल? वुड की जगह विल आ जाता तो ये ना नहीं, हम डालते अगर पहला उससे चलते अगर हम जो आप बोल रहे थे कंडीशन। अच्छा कंडीशनल सेंटेंस। तो आप कहेंगे कि सर विल आया है। अब कंडीशनल सेंटेंस ये कभी होगा जब इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो हैड के साथ क्या लगा हुआ है? V3। ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं। हाँ अगर कंप्लीटेड की जगह क्या होता? कंप्लीट होता तो हैड नहीं होता। हैड के साथ कंप्लीट कहाँ से? कौन इंग्लिश? इफ भी नहीं होता ना तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो गाड़ी फंसेगी। तो इफ यहाँ पे क्या होता है? इफ कंप्लीट। ठीक है, तब यहाँ वुड की जगह क्या होता है? ठीक है, बात क्लियर को समझ में आई? तो shall we meet in the next class? तो थैंक यू वेरी मच। सर बी की जगह हैव भी ना आएगा? बी की जगह हैव भी ना आ जाएगा ना? हाँ